हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 11। आई एम योगिता सिंह, योर हिस्ट्री टीचर। जैसे कि बच्चों, आज ये हमारी पहली क्लास है और आज जो हूँ मैं आपको आज चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, आपका चैप्टर 2। ये है आपका लेखन कला और जीवन शैली। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो सेंड किया था, उसमें मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस आपको समझाया था कि कौन कौन से चैप्टर आपके डिलीट हुए हैं और कौन कौन से चैप्टर आपके आने हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके मैंने भेज दिया था। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेखन कला और जीवन शैली। इसमें हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने 3 पार्ट में आपकी वीडियो बनाई है। ये आपका पहला पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको सेकंड पार्ट, फिर आपका थर्ड पार्ट, तब आपका पूरा चैप्टर नेट शेल में मैंने आपको समझाया। मेन पॉइंट, जो बेसिक पॉइंट है, वो मैंने आपको इसमें बताए हैं। तो इस चैप्टर में हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में मानी जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है वो प्राचीन सभ्यता की मानी जाती है। तो ये जो दोनों सभ्यताएं हैं ये की काल की मानी जाती हैं। और जो हड़प्पा के लोग थे वो मेसोपोटामिया के लोगों के साथ ही व्यापार करते थे। ठीक है, तो जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, हड़प्पा की सभ्यता है, ऐसी चीन की भी सभ्यता थी, सुमेर सभ्यता थी। ठीक है, और ये सारी प्राचीन सभ्यता मानी जाती थी। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसमें देखिए, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बेसिक पॉइंट आपको बताया कि जो शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी वो मेसोपोटामिया से ही हुई थी। ठीक है, और वहाँ पे जो फरात, यहाँ पे ये जो मैंने फराज देखा, ये फरात है, ज की जगह तय आएगा। फरात नदी और दजला नदी के बीच स्थित क्षेत्र जहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई जाती है। ठीक है, और ये ये जगह है, वर्तमान में ये जगह कहाँ पर है? इराक में है। ठीक है, जो फरात नदी है और जो दजला नदी है, उसके बीच में जो एरिया स्थित है मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो आज इराक में है। मेसोपोटामिया सभ्यता अपनी संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि बहुत ही धनी, अच्छी स्थिति की मानी जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, इस सभ्यता का समृद्ध साहित्य था, यानी कि इसका जो सभ्यता की जो साहित्य थी वो बहुत बड़ी थी। ठीक है, ये गणित तथा खगोलीय विद्या के लिए प्रसिद्ध थी। यानी खगोलीय विद्या क्या होता है? जहाँ पर पृथ्वी वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं को देखा जाता है। ठीक है, उस विद्या में भी निपुण थी ये, और साथ के साथ ये लेखन प्रणाली भी इसकी बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता में। अब हम इसकी जानकारी लेते हैं, इसकी भौगोलिक स्थिति कैसी थी, मेसोपोटामिया की जो भौगोलिक स्थिति वो कैसी थी। तो जैसे पहले हम इसमें हम डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन में जैसे आपका ऊपर आता आपका नॉर्थ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो अगर हम इसमें पूर्व की बात करें तो इसके ईस्ट में हरे भरे ऊंचे नीचे पर्वत श्रृंखला थी। ठीक है, वहाँ पे स्वच्छ झरने और जंगली फूल और बहुत ही पर्याप्त वर्षा होती थी, जिसकी वजह से वहाँ पर खेती भी की जाती थी। ठीक है, तो पूर्व में ये चीज़ें पाई जाती थी। और अगर हम उसके उत्तर की बात करें, यानी कि ऊपर की साइड, तो वहाँ पर उच्च भूमि, ठीक है, स्टेपी घास के मैदान, ठीक है, और साथ के साथ पशुपालन भी किया जाता है। स्टेपी घास के मैदान यानी कि आपने देखा होगा, पहले भी पढ़ा होगा आपने, कि कहीं पर सब अलग अलग जगह पर अलग अलग घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो कहीं पर वेल्डी के नाम से है ना, कहीं पंपास है, कहीं डॉन है। तो ऐसे वहाँ पर स्टेपी घास के मैदान पाए जाते थे। ठीक है, और अगर हम इसमें फिर देखिए, जो इसकी दजला जो नदी है, उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, वो ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन थी। यानी कि वहाँ पर पहाड़ियों पर जाने के लिए लोग नाव के जरिए वहाँ पर जाते थे। ठीक है, तो जो नदियाँ थी उसकी, वो जो उसकी सहायक नदियाँ थी, वो परिवहन के लिए बहुत ही अच्छा साधन थी। अब हम दक्षिण की बात करते हैं, यानी कि नीचे की साइड। तो अगर हम दक्षिण की बात करें तो इस स्थान पर रेगिस्तान है। ठीक है, और
सबसे पहले वहाँ की नगर व लेखन प्रणाली देखी गई, यानी सबसे पहले जो नगर और लेखन प्रणाली है वहीं जगह से देखी गई है। ठीक है। फरात और दजला नदी यहाँ उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा कर देती है, यानी कि जो फरात और दजला नदी जो वहाँ की मेन नदियाँ हैं वो अपने साथ में बारीक उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है और जमा कर देती है। ठीक है। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बढ़ जाती है, यानी कि जब वो बहकर आ रही होती है रेगिस्तान में आने के बाद में उसकी कई सारी जो है सहायक नदियाँ बन जाती हैं। जैसे आपकी नदी मेन नदी आ रही है उसके बाद जो है इस तरह करके कई सारी इसकी जो धाराओं में बन जाती है। ठीक है। तो जब ये कई धाराओं में बट जाती है तो ये जो धाराएं हैं सिंचाई की नहरों का काम देती हैं। ठीक है। इसके थ्रू जो है वहाँ पर जो सहायक नदियाँ में बढ़ जाती हैं, छोटी छोटी नहरें आ जाती हैं, उससे जो है वो गेहूँ जो मटर मसूर के खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका पानी। ठीक है। अब हम इसके शहरीकरण पर आते हैं। शहरीकरण में क्या है, नगरों में लोग बड़ी संख्या में नहीं रहते थे, यानी कि वहाँ पर आप देखें कि जो लोगों का जनसंख्या था वो सबसे ज़्यादा गांव में होता था, शहरों में नहीं होता था। लेकिन ये शहर कैसे बने, यानी कि जब किसी स्थान पर खेती के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियां होने लगती हैं, यानी कि खेती के साथ साथ वहाँ पर पशुपालन भी हो रहा है, फैक्ट्री भी लग रही है, उद्योग धंधे उत्पादन भी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है जो गांव है वो कस्बों का रूप लेने लगता है। ठीक है। अब कस्बे क्या होते हैं, कस्बे ना तो वो गांव होते हैं ना वो शहर होते हैं। ठीक है। तो ऐसा जो है बीच का रूप आ जाता है, तो धीरे धीरे वहाँ पर जो जनसंख्या का घनत्व है वो बढ़ने लगता है और ऐसे करके वो कस्बे भी जो है एक नगर के रूप में निर्मित हो जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से वो गांव से शहर बन जाता है। इसके साथ साथ यहाँ व्यापार उत्पादन सेवाएं महत्वपूर्ण थी। ठीक है। और नगर के लोग जो है वो आत्मनिर्भर नहीं होते थे, शहर के लोग जो है आत्मनिर्भर नहीं होते थे। वो कैसे नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें जो है नगर या गांव के लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता था। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो गांव के लोग होते हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है। वो खेती से उन्हें अनाज मिल जाता है, वो इतना पैदा कर लेते हैं कि जो है पूरे साल जो है बैठ कर खा सकते हैं। ठीक है। काफ़ी चीज़ों में जो है वो आत्मनिर्भर होते हैं। लेकिन जो शहर के लोग होते हैं वो शहरों में नौकरी करते हैं। ठीक है। लेकिन उन्हें पैसे तो मिलते हैं, लेकिन और चीज़ों के लिए उन्हें लोगों दूसरी सेवाओं पर जो है निर्भर होना पड़ता है। ठीक है। तो जो नगर के लोग होते थे वो आत्मनिर्भर नहीं होते थे। अब इसमें पढ़ेंगे शहरों में माल की आवाजाही। देखिए, मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव था। ठीक है। वहाँ पर खेती के लिए उपजाऊ ज़मीन तो थी, ठीक है, खेती भी बहुत अच्छे से होती थी, लेकिन वहाँ पर संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे, आभूषण बनाने के लिए पत्थर की कमी थी। ठीक है। और साथ के जो वहाँ का इराकी खजूर के पेड़, पॉपुलर के पेड़ की जो लकड़ियाँ होती थी वो इतनी ख़राब होती थी कि ना तो उससे कहीं गाड़ी बनती थी, ना पहिए बनते थे। ठीक है। और ना ही उससे कोई नाव बनती थी। ठीक है। वहाँ की लकड़ी इतनी अच्छी नहीं होती थी। साथ ही साथ औजार, पात्र, गहने बनाने के लिए धातु भी नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो इसके लिए क्या करते थे ये लोग कि वहाँ के लोग लकड़ी, धातु, सोना, चांदी, तांबा, पत्थर ये तुर्की, ईरान या खाड़ी पार देश से मंगवाते थे। वहाँ से उसका जो है ये आयात करते थे, क्योंकि इन चीज़ों का इनके यहाँ पर अभाव था, तो ये दूसरी कंट्री से जो है इसका आयात करते थे, मंगवाते थे। इसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि उत्पाद क्या करते थे, निर्यात करते थे। क्योंकि मुद्रा नहीं थी तो क्या करते थे, वस्तु विनिमय करते थे। तो जब उन्हें कोई चीज़ का आयात करना है तो बदले में वो उनको क्या देते थे, जो उनके पास चीज़ें होती थी वो बदले में उनको कपड़ा और कृषि उत्पाद चीज़ें उनको निर्यात करते थे। ठीक है। अब इसमें देखिए जल मार्ग का इस्तेमाल व्यापार में होता था, यानी कि वो लंबी दूरी के लिए वो मान लें 100-150 किलोमीटर दूर जाना है तो उसके लिए वो जानवरों का इस्तेमाल थोड़ी ना करेंगे, जानवर भी थक जाएगा, फिर उसके लिए उसे आराम भी चाहिए, उसके लिए खाना पीना भी चाहिए। तो लंबी दूरी के लिए जो है वो जलमार्ग का जो है इस्तेमाल करते थे, नाव के थ्रू जो है वो कहीं पर यात्रा करते थे। तो बच्चों आपका जो है मैंने पार्ट 1 में आपका वीडियो ख़त्म करा है। इसके बाद जो है मैं जो नेक्स्ट आपको वीडियो भेजूँगी वो पार्ट 2 की भेजूँगी, इसके आगे के चैप्टर की भेजूँगी। ठीक है। आप इसे बहुत ध्यान से पहले अपने चैप्टर को पढ़ेंगे बुक में, ठीक है, उसके बाद आप मेरी वीडियो को देखेंगे और उसे समझेंगे बहुत ध्यान से। ठीक है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।